हेलो। हाँ सर। आ, मेरे ख्याल से प्रीवियस क्लास में हमने सीमेंट पढ़े थे। अभी हाँ सर। अभी क्लास में पढ़ेंगे हम लोग मोटर्स। अब मोटर इज अ मिक्सचर ऑफ मिनिमम टू मटेरियल, दैट इज द सीमेंट एंड सेकंड वन इज द फाइन एग्रीगेट। और इंस्टेड ऑफ सीमेंट, सीमेंट टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, फाइन एग्रीगेट का भी हमें पता है। अब फाइन एग्रीगेट क्या रहेंगे आपका? द एग्रीगेट साइज हैविंग द लेस देन 4.75 mm aggregate, that aggregate is called as a फाइन एग्रीगेट। और सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल। अब यहाँ पे सीमेंट क्या रहेंगे आपका? बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। तो कभी कभी सीमेंट के जगह हम लोग लाइम भी यूज करते हैं, जो कि अगर इजीली अवेलेबल है सीमेंट से और चीपर कंडीशन में अवेलेबल है, तो उसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? लाइम यूज करेंगे। लेकिन लाइम इज ऑल्सो अ बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया हुआ है, फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज योर, the term mortar is used to indicate a paste prepared by adding required quantity of water to a mixture of binding material like cement or lime and fine aggregate like sand. ठीक है। It is a mixture of two material with proper addition of the water, a percentage of the water. The binding material used may also be referred as a matrix, and the aggregate used may also be referred as a adulterant. Hence, the motor is a mixture of the matrix and adulterant. तो मैट्रिक्स यानी क्या हो गया आपका? यहाँ पे सीमेंट या लाइम जो भी यूज करेंगे, और जो इसकी सीमेंट के अलावा जो भी मटेरियल आप यूज करेंगे, दैट इज द adulterant. The matrix binds of the particles of the adulterant, and so as such, the durability, quality, and strength of the motor will mainly depending on the quality and the quantity of the matrix. अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी तरह का आप टाइप्स ऑफ सीमेंट यूज कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से आपको इनहांस करनी है या कम करनी है, उसमें किस तरह का मटेरियल आप मिक्सचर कर रहे हो, उसके ऊपर आपका पूरे मोटर की जो ड्यूरेबिलिटी है या क्वालिटी है या क्वांटिटी है, वो आपकी डिपेंड करेंगी। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर अगर आपका मटेरियल डिपेंड कर रहा है मोटर का, तो उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेंथ, देन बॉन्ड्स, उसका अपेयरेंस, सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करेंगी किस तरह का आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसके ऊपर में। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ मोटर इज दैट द मास इज एबल टू बाइंड द ब्रिक्स और स्टोन फर्मली। तो इसका जो मेन पर्पज रहेगा आपका क्या है? किसी भी दो प्रोडक्ट्स को या फिर हार्ड प्रोडक्ट्स को एक जगह पे बाइंड करके रखना और साथ साथ में उसको फिनिशिंग देना, ये आपके मोटर का काम रहेगा। जनरली अगर आप फिगर देख रहे होंगे, तो फिगर में आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे रेती और सीमेंट का मिक्सचर रहता है। इसको हम लोग 2 या 3 बार प्रॉपर्ली मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें क्या करेंगे? हम लोग वाटर ऐड करेंगे। और वाटर ऐड करने के बाद अगर आप यहाँ पे इस साइड में देख रहे हो, यहाँ पे मेरा कर्सर रोटेट हो रहा है, दिस इज द एक्चुअल कलर ऑफ मोटर। ठीक है। सीमेंट का कलर ग्रीनिश ग्रे, व्हाइट व्हाइट सैंड, और उस बाद में ये दिस इज द मोटर। दे उसकी प्रॉपर्टीज क्या है मोटर की किसी भी, वो आपको देखेंगे हम लोग यहाँ पे। टू कैरी आउट अ पॉइंटिंग एंड प्लास्टरिंग वर्क ऑन एक्सपोज सर्फेस ऑफ द मशीनरी। अगर यहाँ पे आपको सरफेस को डेकोरेशन करना है, उस कंडीशन में हम लोग प्रॉपरली मोटर यूज करते हैं। अब चाहे इंटरनल प्लास्टरिंग रहे या एक्सटर्नल प्लास्टरिंग रहे, या फिर उसको अगर किसी भी तरह के आकार में या फिर डिजाइन में उसको डिजाइन करना है, तो हम लोग प्लास्टरिंग करके फिर उसको प्रॉपर शेप और साइज में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे टू फॉर्म एन इवन एंड शॉर्ट बेडिंग लेयर ऑफ द बिल्डिंग यूनिट्स। अब समझ लीजिए कि अगर आप ग्राउंड के ऊपर में कंस्ट्रक्शन करते हो, तो उस कंडीशन में आपका ग्राउंड क्या रहता है? अनइवन रहता है। तो मोटर की वजह से हम लोग क्या करेंगे? उस अनइवन सरफेस को एक लेवल में लाएंगे, और वहां पे हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे किसी भी तरह का स्ट्रक्चर का, चाहे बिल्डिंग रहे या ब्रिज रहे। साथ साथ में आपका, इट शुड बी कैपेबल टू रेजिस्टिंग द पेनिट्रेशन ऑफ रेन वाटर। तो किसी भी सरफेस के ऊपर वाटर एब्जॉर्ब करके अंदर के साइड में उसको लीक नहीं होना चाहिए, उसका प्रिवेंशन भी क्या करेंगे? मोटर करेगा। तो उस पर्पस के लिए भी हम लोग वाटर यूज करते हैं। साथ साथ में अपेयरेंस के ऊपर भी क्या करते हैं हम लोग? इसका यूज करते हैं कि अपेयरेंस अगर हम लोग इनहेंस करना है या हमारे हिसाब से उसको क्या करना है? इम्प्रूव करना है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग वाटर यूज करते हैं। साथ साथ में इट शुड बी चीप एंड ड्यूरेबल, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और साथ साथ में किसी भी शेप और साइज में वो क्या होना चाहिए? ढल जाना चाहिए। इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे इट शुड बी इजीली वर्केबल।
साथ में मोटर शुड नॉट अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ मटेरियल विथ विच इट कम्स इनटू कॉन्टैक्ट, यानी किसी भी कॉन्टैक्ट के आने से, किसी भी मटेरियल में या किसी भी स्ट्रक्चर के कॉन्टैक्ट में आने के साथ साथ उसकी ड्यूरेबिलिटी को मोटर किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। एक तरह से ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने का काम मोटर करता है। साथ में नेक्स्ट इज अ टू सर्व एज अ मैट्रिक्स और कैविटी टू होल्ड द कोर्स एग्रीगेट, यानी एग्रीगेट को होल्ड करने की कैपेसिटी, चाहे वो ब्रिक रहे, एग्रीगेट रहे, स्टोन रहे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज करेंगे मोटर को। इट शुड सेट क्विकली सो दैट स्पीड इन कंस्ट्रक्शन में बी अचीव्ड, जल्दी से जल्दी काम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। देन अगर मोटर को क्लासिफाइड करते हैं तो हमारे अलग अलग मोटर्स है यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज अ लाइम मोटर, सेकंड वन इज अ सुर्खी मोटर, थर्ड वन इज अ सीमेंट मोटर, फोर्थ वन इज अ गेज मोटर एंड लास्ट वन इज अ जिप्सम मोटर। अब हर एक का कंडीशन क्या रहेगा, जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, लाइम मोटर यानी क्या है, इंस्टेड ऑफ द सीमेंट वी आर यूजिंग द लाइम प्लस फाइन एग्रीगेट। सुर्खी वाटर में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ लाइम वी आर यूजिंग द सुर्खी पाउडर, यानी ब्रिक का जो पाउडर रहेगा उसका यूज करेंगे एज अ बॉन्डिंग मटेरियल, और साथ साथ में उसका एग्रीगेट की इसमें यूज करेंगे। देन सीमेंट में सीमेंट रहेगा, जिप्सम में जिप्सम मटेरियल यूज करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हर एक मटेरियल को देखेंगे। फिर द लाइम मोटर, अगर आपने फिगर नंबर 1 देखे होंगे तो ये क्या है आपका, इट इज अ सीमेंट मोटर, और लाइम का कलर क्या रहेगा आपका, व्हाइट कलर, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सीमेंट वी आर यूजिंग द लाइम। अब लाइम मोटर में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ मोटर द लाइम इज यूज एज अ बाइंडिंग मटेरियल। द लाइम में बी फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम। अब फैट लाइम यानी क्या, जो रॉ मटेरियल आपका अवेलेबल रहेगा किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी भी नेचर फॉर्म में, तो उसको हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे विदाउट एनी केमिकल इफेक्ट, और उसको डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे किसी भी मोटर बनाने के लिए। या हाइड्रोलिक लाइम यानी क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइम में क्या होता है, अगर लाइम में के साथ में अगर वाटर मिक्स रहेगा तो उसको क्या करेंगे, वाटर को इवापोरेट होने देंगे, और इवापोरेट होने के बाद जो लाइम बचा हुआ रहेगा दैट इज अ हाइड्रोलिक लाइम। द फैट लाइम shrink to get the extent and hence it require about the 2 to 3 times its volume of sand, यानी श्रिंक होता है इसलिए हम लोग जो क्वांटिटी लेंगे लाइम की वो कितनी लेंगे, 2 to 3 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ सैंड। द लाइम should be slaked before used. This mortar is suitable. This mortar is unsuitable for waterlogged area or in dam situation. ये इस वजह से होता है कि वाटर लॉग एरिया में वाटर परकुलेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, और उस कंडीशन में डैम्पिंग कंडीशन होती है और एक तरह से आपका स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, वीक होता है। दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज अनसुटेबल फॉर वाटर लॉग्ड एरियाज और इन द डैम सिचुएशंस। फॉर हाइड्रोलिक लैम द प्रोपोर्शन ऑफ द लाइम टू सैंड बाय वॉल्यूम इज अबाउट द 1:2, जैसे कि फैट लाइम में 2 to 3 का था, यहाँ पर रेशियो कितना है, 1:2, और इससे ऊपर के रेशियो हम लोग यूज करेंगे। दिस मोटर शुड बी कंज्यूम्ड विद इन 1 आवर आफ्टर मिक्सिंग, तो इसका जो यूज है आपको 1 घंटे के अंदर अंदर इसको यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पूरा का पूरा मोटर जो रहेगा आपका क्या होगा, खराब हो सकता है। देन इट possesses द मोर स्ट्रेंथ एंड कैन बी यूज इन द डम सिचुएशन। अब जैसे कि हम ना फैटी लाइम अगर यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो स्ट्रक्चर से क्या होता है, वाटर लॉगिंग केस में वाटर लॉगिंग की वजह से डैमेज होने की चांसेस ज्यादा रहता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में या फिर हाइड्रोलिक लाइम में वाटर लॉगिंग होने के चांसेस कम रहेंगे, और उसके वजह से आपके जो भी स्ट्रक्चर थे वो कम से कम इफेक्ट करेंगे या स्ट्रेंथ अफेक्ट कम करेंगी। द लाइम मोटर हैज अ हाई प्लास्टिसिटी एंड इट कैन बी प्लेस इजीली। अब प्लास्टिसिटी क्या रहेंगे इसमें, जब भी आप इसको मिक्स करेंगे तो उस कंडीशन में किसी भी शेप और साइज में मोटर को क्या कर सकते हैं, हम लोग ढाल सकते हैं। इस कंडीशन में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इट possesses good cohesiveness with other surfaces and shrink very little. It is sufficiently durable and but it hardens slowly. And it is generally used for the lightly loaded above the ground part of the building. जहाँ पे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है वही कंडीशन में हम लोग इसका यूज करेंगे। अब सुर्खी मोटर्स,
This type of mortar is prepared by using the fully surki instead of the sand or replacing the half of the sand in case of the fat lime mortar. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्रिक का पाउडर फॉर्म रहता है उसका मैक्सिमम यूज करेंगे कहाँ पे, सैंड की जगह पे। लेकिन साथ साथ में फैट लाइम की जगह पे 50% हम लोग क्या करेंगे, सुर्खी यूज करेंगे या फिर ब्रिक पाउडर यूज करेंगे, और उससे जो मिक्सचर बनेगा दैट इज कॉल्ड एज द सुर्खी मोटर। द पाउडर ऑफ द सुर्खी शुड बी फाइन इनफ बाय पासिंग BIS6 number 9 CU। The residual should not be more than 10% by weight। यानी क्या है, BIS नंबर 9 यानी आप क्या होगी आपकी 9 माइक्रोन सीव जो रहेंगी आपकी, जो साइज रहेगा आपका सीव का शुड बी द 9 माइक्रोन सीव, उसमें से पूरी तरह से पास होना चाहिए। और साथ साथ में 10% से ज़्यादा उसमें रेसिडुअल नहीं होना चाहिए। वही वही सुर्खी हम लोग क्या करेंगे, मोटर में यूज़ करेंगे। द सुर्खी मोटर इज यूज फॉर ऑर्डिनरी मशीनरी वर्क of all kind of foundation and superstructures, but it cannot be used for plastering or pointing since the surki is likely disintegrate after some time। इसमें क्या होता है कि अगर आप लाइम का के परसेंटेज कम कर रहे हो तो सुर्खी बाइंडिंग प्रॉपर्टी कम होने की वजह से इसका क्या होता है, कुछ समय बाद या 1-2 सालों बाद प्लास्टरिंग क्या होता है, उखड़ना शुरू होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग सुर्खी मोटर यूज नहीं करेंगे। और साथ साथ में किसी भी तरह के ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारा फाउंडेशन का प्लास्टिंग करना है या लेवलिंग करना है या एक बेस फॉर्म करना है, उसी कंडीशन में हम लोग सुर्खी मोटर्स यूज़ करेंगे। और ये नीचे वाली जो डायग्राम आपको दिया हुआ है दैट इज योर सुर्खी मोटर। देन सीमेंट मोटर। अब तक हमने पढ़ा था कि लाइम का यूज़ करना है मोटर में, तो यहाँ पे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ लाइम वी आर यूजिंग द सीमेंट इन द मोटर। और जनरली सीमेंट क्या है आपका, बाइंडिंग मटेरियल है। सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल और हर तरह की कंस्ट्रक्शन में सीमेंट मोटर यूज हम लोग करेंगे, चाहे वो डेकोरेशन वर्क है, चाहे जॉइंटिंग वर्क है, क्या किसी भी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देना है, तो हर तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग सीमेंट मोटर यूज करेंगे। देन जनरली इसका जो रेशो रहता है हमारा सीमेंट मोटर का, वो रहता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क। द प्रोपोर्शन ऑफ द सीमेंट to sand by volume varies from 1:2 to 1:6 or more। जनरली 1:3 जो रेशो रहता है हमारा फाइनली प्लास्टिंग रहता है, तो जो इंटरनल वर्क के लिए यूज होता है। और वही अगर आपका 1:6 या 1:8 अगर आप प्रोपोर्शन लेते हो तो वो हम लोग प्लास्टिंग की एक्सटर्नल प्लास्टिंग के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे 1:2 अगर बोलते हो तो 1 इज द 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 2 इज द 2 पार्ट ऑफ सैंड। 1:6 में क्या है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट 6 पार्ट ऑफ सैंड। तो वो हिसाब से फाइननेस और उसका मिक्सचर की क्वालिटी देख के कहाँ पे उसको यूज करना है हम लोग वो देखेंगे यहाँ पे। देन सीमेंट मोटर, इट शुड बी नोटेड दैट सुर्खी एंड cinders are not chemically inert substances and hence they cannot be used as an adulterant with matrix as a cement। जनरली लाइम का जो कंटेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टी रहती है वो कम रहती है एज कम्पेयर टू सीमेंट, और सुर्खी की जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है वो और भी कम रहती है। लेकिन सीमेंट में हम लोग बाइंडिंग प्रॉपर्टी इनहांस कर सकते हैं। किस वजह से, सीमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करके हम लोग बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो हर तरह की प्रॉपर्टी हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसलिए सारे मोटर में हम लोग सीमेंट मोटर का ही यूज मैक्सिमली करेंगे। द सैंड ओनली कैन बी यूज टू फॉर्म द सीमेंट मोटर। यहाँ पे हम लोग सैंड का यूज करेंगे। सैंड के टाइप्स हमें ऑलरेडी पता है, एम सैंड, रिवर सैंड, पीट सैंड, कोई भी सैंड लेंगे, लेकिन उसका प्रॉपर टेस्ट करने के बाद ही इसमें हम लोग मोटर बनाने के लिए सैंड का यूज करेंगे। द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सैंड शुड बी डिटरमाइंड विथ ड्यू टू रिगार्ड टू द स्पेसिफाइड ड्यूरेबिलिटी एंड वर्किंग कंडीशन। किस कंडीशन में आपको यूज करना है और उसकी वर्कबिलिटी किस तरह से रखनी है वो आपके प्रोपोर्शन बनाने के ऊपर डिपेंड करेगा। The cement mortar is used where the mortar of high strength and water resisting property is required, such as ground construction and water saturation etc। उसी कंडीशन में हम लोग सीमेंट मोटर का यूज करेंगे। देन gauge mortar। To improve the quality of lime mortar
and to achieve the early stage, the cement is sometimes added to it. This process is known as a gauging. It makes lime mortar economical and stronger dense. यानी क्या होगा, यहाँ पे मोटर में जैसे हमने दो प्रॉपर्टीज बताया था, फर्स्ट इज द लाइम और सैंड। लेकिन लाइम मोटर का अगर प्रॉपर्टी अगर बढ़ानी है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल पार्ट ऑफ सीमेंट यहाँ पे ऐड करेंगे, जिसकी वजह से बाइंडिंग प्रॉपर्टी या ड्यूरेबिलिटी या स्ट्रेंथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। उसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोग लाइम सीमेंट और मोटर का, लाइम सीमेंट एंड सैंड का यूज करेंगे, उस तरह के मोटर को हम बोलेंगे गेज मोटर। द यूजुअली प्रोपोर्शन ऑफ द सीमेंट टू लाइम बाय वॉल्यूम is about 1:6 to 1:8. It is also known as the composite mortar or lime cement mortar, and it can also be formed by the combination of the cement and clay, etc. This mortar may be used for bedding or for thick brick wall. जनरली ये थिक ब्रिक वॉल के यूज करेंगे, और जहाँ से हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है उसके लेयरिंग के लिए या उसका सरफेस हार्ड बनाने के लिए ही हम लोग इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट, देन gypsum mortar. These mortars are prepared for gypsum binding material such as a binding gypsum and adhesion binding material. Instead of cement और lime हम लोग क्या करेंगे, gypsum का यूज करेंगे। और gypsum किसके लिए यूज करता है, gypsum में कुछ अमाउंट ऑफ बाइंडिंग मटेरियल रहता है, जिसकी वजह से आप किसी भी स्ट्रक्चर का बाइंडिंग कर सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्क के लिए यूज नहीं होता है। जनरली ये मोटर आपका फिनिशिंग वर्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। देन कंक्रीट, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सर मैट्रिक्स मतलब? मैट्रिक्स यानी जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं बाइंड करने के लिए, दैट मटेरियल इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। जैसे कि सीमेंट क्या होता है, आपका किसी भी दो मटेरियल को बाइंड करता है, बाद में उसकी प्रॉपर्टी इनहेंस करता है, तो उस सीमेंट को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स मटेरियल। यस। ओके, और कुछ है? देन कंक्रीट। अब कंक्रीट में क्या होगा, देखिए मोटर में हम लोग जनरली क्या करते हैं, सीमेंट, सैंड और वाटर का मिक्सचर करते हैं, लेकिन कंक्रीट इज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपोज्ड ऑफ सीमेंट, fine aggregate that is called as a sand, and coarse aggregate that is called as a crushed or natural stone, mixed with the water which hardened with time, that is called as a concrete. और जनरली इस तरह के कंक्रीट में हम लोग कॉमनली पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं, जो कि इजीली अवेलेबल रहता है। और ये पोर्टलैंड सीमेंट हमारा डिपेंड यूज करने की कंडीशन आएंगी कि कहाँ पे यूज करना है, किस कंडीशन में यूज करना है। हर एक कंडीशन के लिए हम लोग अलग अलग सीमेंट यूज कर सकते हैं, तो कंडीशन के हिसाब से हमारा सीमेंट की क्या होगा, यूज ऑफ सीमेंट हम लोग वैरी कर सकते हैं। जनरली प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट में जो रहेगा सीमेंट कंक्रीट, द फर्स्ट वन इज द सीमेंट, सेकंड वन इज द सैंड, थर्ड वन इज द एग्रीगेट एंड फोर्थ वन इज द वाटर। और कभी कभी फिफ्थ कंपोनेंट भी यहाँ पे ऐड होता है, जहाँ जो कि रहेगा एडमिक्सचर। एडमिक्सचर यानी क्या है, सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको इनहांस करने के लिए हम लोग एडिशनल प्रोडक्ट डालते हैं, केमिकल डालते हैं या लिक्विड डालते हैं। दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज अ एडमिक्सचर। इसके वजह से हमारी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज एक तो इंक्रीज होंगी या तो डिक्रीज होंगी। देन mixture of Portland cement and water is called as a paste. So concrete can be called as a mixture of paste, sand and aggregate. Sometimes rocks are used instead of aggregates. The cement paste coat the surface of the fine and coarse aggregate when mixed thoroughly and bind them. Soon after mixing the component, hydration reaction starts, which provide the strength and the rock solid concrete is obtained. अब इस कंडीशन में ये किस तरह का प्रोपोर्शन आप यूज करते हो मिक्सिंग करने के लिए, उसके ऊपर में आपकी पर्टिकुलर कंक्रीट का स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी या प्लास्टिसिटी डिपेंड करेंगी। अगर आप इंस्टेड ऑफ स्मॉल स्टोन की जगह पे अगर आप बड़े स्टोन अगर यूज करते हो, तो उसकी वर्केबिलिटी और प्लास्टिसिटी क्या करेंगी, अफेक्ट होगा, क्योंकि साइज ऑफ द एग्रीगेट आपका बड़ा है।
इसी कंडीशन, इसी वजह से आपका एग्रीगेट का जो साइज है, कोर्स एग्रीगेट की बात करें हम लोग, वो रहेंगे हमारा 20 की साइज हम लोग यूज करेंगे। और जनरली फाइन एग्रीगेट हम लोग जो यूज करेंगे दैट शुड बी द 4.75 साथ साथ में मटेरियल आर मिक्स इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मिक्स इज स्पेसिफाइड एज अ M5, M10 एंड M20 एक्सेट्रा। और यहाँ पे जो वर्ड दिए हुए M5, M10, M20 जो भी रहेगा, जो भी आपके नंबर कर रहा है, M स्टैंड फॉर द मिक्सचर, और जो नंबर दिया हुआ है इट स्टैंड फॉर द स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ किस में रहेगा आपका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। हो गया? समझ में इतना आ गया? समझ में आ गया इतना? हेलो Yes, सर, sir. कुछ हेलो सर कुछ सेकंड बाद में करूँ ना? बेटा, आवाज आवाज बताइए, बढ़ाइए आप, आवाज नहीं आ रहा आपका। सर कुछ सेकंड वेट कर, एडमिट कर दो ना। एक भी स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आप देख सकते हो। मेरे पास एक भी स्टूडेंट का अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। जितने मैसेज कर रहे हैं एडमिट कर दो सर। अब भी दो आए हुए हैं, ईशान 8241, और ये क्रिएशन कौन है? एडमिट कर लिया उनको भी। ओके सर। देन नेक्स्ट वन, व्हाट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट? जो आपने M5, M7, M10, M15 लिया हुआ है, वो क्या रहता है? जनरली ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंडिकेट करता है कि आपका मिक्सिंग रेशियो किस तरह का है और कितना अवेलेबल करना है, और मिक्सिंग रेशियो के ऊपर में आपका जो स्ट्रेंथ रहेंगी वो कितनी रहेंगी। जनरली किसी भी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो इंडिकेट करती है कि कितना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमें लेना है या इंड्यूस करना है किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर में, और उतना स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रेंथ लेना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या रहेंगे आपका? अगर आप प्रॉपर अगर देखते हो, यहाँ पे हमने आपको एक टेबल दिया हुआ है ग्रेड ऑफ कंक्रीट का, उसके साथ साथ में एक मिक्स प्रोपोर्शन दिया हुआ है और साथ साथ में उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है। अब कंक्रीट ग्रेड यहाँ पे हमने दिया हुआ है M5। M5 के साथ साथ में उसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इंडिकेट करेंगी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और MPa। M स्टैंड फॉर द मिक्सचर। अब मिक्सचर कैसे रहेंगे, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा मिक्स रेशो। अब मिक्स रेशो क्या होगा? 1:5:10, यानी 1 बैग ऑफ सीमेंट, 5 बैग्स ऑफ सैंड एंड 10 बैग्स ऑफ एग्रीगेट। इतना मिक्सिंग करोगे तो आपकी 28 दिनों के बाद जो स्ट्रेंथ आएंगी वो कितनी आएंगी आपकी? 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। उसी हिसाब से हम लोग M75 का रेशियो दिया हुआ है 148, M10 का रेशियो दिया हुआ है 136, M15 का रेशियो दिया हुआ है 1:4, और M20 का जो रेशियो दिया हुआ है वो 1:3। और उसी हिसाब से आप राइट साइड में देखोगे तो उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी गिवन रहेंगी। तो क्या रहेंगे आपके? ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज डोनेट इट्स स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट जो यूज करना है हमें, दैट इज द प्लेन और ऑर्डिनरी कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट, हाई डेंसिटी कंक्रीट, रेनफोर्स कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट, distress concrete, rapid hardening concrete and ready mix concrete. These are the some types of the concrete जो जनरली हम लोग यूज करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। Then first one, plain or ordinary concrete. It is one of the most commonly used type of the concrete. Generally हम यहाँ पे ऑर्डिनरी सीमेंट या OPC यूज करेंगे, और साथ साथ में सैंड एग्रीगेट का जनरली यूज करेंगे। In this type of the concrete, the essential constitution are cement, sand, and coarse aggregate designed and mixed with the specified quantity of water. The ratio of essential constituent may be varied within the wide limit. A very commonly used mix design, commonly known as the normal mix design, are the 1:4. 1:4 अगर रेशियो का लेते हो तो यहाँ पे आपको दे रहा हूँ 1:4 इज द M15 कंक्रीट, जिसका स्ट्रेंथ हमारा 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर का रहना चाहिए। वो वाले कंक्रीट को ही हम लोग ऑर्डिनरी कंक्रीट या प्लेन कंक्रीट हम लोग बोलेंगे। कहाँ पे यूज करेंगे ये कंक्रीट?
in this construction of pavement and in the building where a very high tensile strength is not required, जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से ही आपका काम हो जाता है, वही पे हम लोग यूज करेंगे। जनरली आपका कंक्रीट रोड और डैम्स में ऑर्डिनरी कंक्रीट का यूज मैक्सिमली होता है। तो जनरली ऑर्डिनरी कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेंगी आपकी, जिसकी डेंसिटी हमारी 2200 से लेके 25,000 केजी 2500 केजी पर मीटर क्यूबिक मीटर से रहेंगी। एंड डेंसिटी कितना रहना चाहिए हमारा, 2200 से लेके 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर रहना चाहिए। उसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो रहेंगी हमारी जनरली 200 से लेके 500 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर रहनी चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ इन बिटवीन 50 to 100 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और ड्यूरेबिलिटी वेरी सेटिस्फैक्ट्री रहना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी जिस कंक्रीट में होंगी वो कंक्रीट को हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्डिनरी कंक्रीट और अब प्लेन कंक्रीट बोलेंगे। देन लाइट वेट कंक्रीट, इसका नाम ही बता रहा है, आपका जो कंक्रीट का वेट है या डेंसिटी है वो क्या रहेंगी आपकी, कम रहेंगी। अगर प्लेन कंक्रीट का अगर डेंसिटी अगर देखते हो आप तो कितना दिया हुआ है, 2200 से लेकर 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर बोला हुआ है। तो ये उठाने के लिए हेवी रहता है, लेकिन लाइट वेट कंक्रीट क्या होता है, उठाने के लिए इजी रहता है। तो इस कंडीशन में एनी टाइप ऑफ द कंक्रीट हैविंग द डेंसिटी लेस देन 1920 kg पर क्यूबिक मीटर इज कॉल्ड एज अ लाइट वेट कंक्रीट। यानी कितना चाहिए आपका, 1920 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी अगर रहती है और उससे कम की डेंसिटी अगर रहती है तो उसी कंक्रीट को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट वेट कंक्रीट बोलेंगे। Various types of the aggregate that are used in manufacturing of lightweight concrete include natural material like pumic or scoria, artificial material like the expanded shell and clay, and processed material like the perlite and vacuumlite। ये सारे मटेरियल को हम लोग यूज करके जो डेंसिटी है किसी भी कंक्रीट की वो क्या करेंगे, हम लोग रिड्यूस करेंगे। द सिंगल इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेट कंक्रीट इज इट्स वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल जनरली हमारी जो प्लेन कंक्रीट है उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है या के की वैल्यू जो रहेंगी वो 10 से 12 रहेंगी, लेकिन लाइट वेट कंक्रीट की जो थर्मल कंडक्टिविटी रहेंगी वो इज अबाउट द 0.3 से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी रहेगी आपकी, 0.3 से कम रहेंगी। और कहाँ पे यूज़ करेंगे लाइट वेट कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट आर यूज डिपेंडिंग अपॉन देयर कंपोजिशन। और जहाँ पे आपका थर्मल इंसुलेटर का काम करना है, जैसे कि आपका स्टील स्ट्रक्चर में आपका थर्मल इंसुलेशन का काम ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में यूज़ करेंगे। एंड दे आर ऑल्सो यूज इन लॉन्ग स्पैन ब्रिज डेक्स एंड इवन बिल्डिंग डॉक्स। तो जहाँ पे स्ट्रक्चर की लंबाई ज़्यादा रहेंगी और स्ट्रक्चर की वेट भी आपको कम करना है, उसी कंडीशन में हम लोग लाइट वेट कंक्रीट यूज करेंगे। नेक्स्ट हाई डेंसिटी कंक्रीट, तो ऑब्वियसली है तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या रहेंगी, अब ऑब्वियसली 2500 केजी पर मीटर क्यूब से ज़्यादा रहेंगी। दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हेवी वेट कंक्रीट। इन दिस टाइप ऑफ कंक्रीट द डेंसिटी वेरीज बिटवीन 3000 to 4000 केजी पर मीटर क्यूब। यानी इसका जो डेंसिटी है 2500 केजी पर मीटर क्यूब से ज़्यादा रहता है, लेकिन 4000 केजी पर मीटर क्यूब से कम रहना चाहिए। उसी कंक्रीट को हम क्या बोलेंगे, हाई डेंसिटी कंक्रीट बोले जाएंगे। दिस टाइप ऑफ द कंक्रीट आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग हाई डेंसिटी क्रश रॉक्स एज अ कोर्स एग्रीगेट विच हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 4.5। जिस एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.5 रहेगा या अप्रोक्सीमेटली 4.5 रहेगा, वही मटेरियल हम लोग यूज करेंगे हाई डेंसिटी ऑफ कंक्रीट के लिए। देन यूज, इसका यूज जनरली एटॉमिक पावर प्लांट में यूज होता है या फिर स्मॉल स्ट्रक्चर इन एटॉमिक पावर प्लांट एंड द स्मॉल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ इट प्रोवाइड गुड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन। या फिर जहाँ पे हमारा रेडिएशन वर्क ज़्यादा होता है उस कंडीशन में ही हम लोग हाई डेंसिटी कंक्रीट यूज करते हैं टू अवॉइड रेडिएशन। देन रेनफोर्स कंक्रीट। अब रेनफोर्स कंक्रीट क्या है, अब प्लेन कंक्रीट में हमने बोला था कि आपका सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर,
इन सारों का यूज करके जो मटेरियल बनेगा दैट इज द कंक्रीट। लेकिन कंक्रीट के साथ में हमने अगर स्टील ऐड कर दिया तो उसको हम बोलेंगे रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी स्टील को हमने वर्ड दिया हुआ है रेनफोर्स्ड, या फिर जाली या फिर बाइंडिंग करने के लिए जो भी रहेगा दैट इज द रेनफोर्स्ड मटेरियल। और जनरली ये जो रेनफोर्स्ड मटेरियल है ये कौन सा रहेगा हमारा स्टील, जो कि हमारे फिगर में गिवन दिया हुआ है। और जनरली इस तरह के कंक्रीट को हम बोलेंगे रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बोलेंगे। इन दिस कंक्रीट टाइप steel is varies from is used as a reinforced to give very high tensile strength। और जनरली अब तक आपको शायद से ध्यान में आ गया होगा कि सीमेंट कंक्रीट ये आपके कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन वीक इन टेंशन माना जाता है। अब वो टेंशन प्रॉपर्टी जो रहेंगी उसको इन्हांस करने के लिए हम लोग वहाँ पे स्टील प्रोवाइड करेंगे या फिर रेनफोर्स प्रोवाइड करेंगे फॉर इंक्रीजिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ। The steel reinforcement is cast in the form of rods, bars, meshes and all conceivable shape। किसी भी तरह में हम लोग स्टील का यूज कर सकते हैं किसी भी साइज और शेप में। Thus, the resulting material RCC is capable of being all types of stresses in any types of the construction। Then, precast concrete। These अब मुझे बताइए किसी ने इस तरह के स्ट्रक्चर देखे हुए हैं क्या? ये इस तरह के स्ट्रक्चर जो यूज होते हैं स्पेशली ब्रिजेस बनाने के लिए यूज होता है। और क्या होता है किसी भी एक फैक्ट्री में हम लोग कंक्रीट के बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें और स्टील जो रहेगा उसको हम लोग पहले टेंशन देते हैं, टेंशन है खींच के रखते हैं और खींच के रखने के बाद उसमें हम लोग कंक्रीट पोर करते हैं। और कंक्रीट पोर करने के बाद उसको हम लोग हार्ड होने देते हैं या स्ट्रेट होने देते हैं। और सेट होने के बाद जो शेप लेंगे उस शेप को हम लोग क्या करेंगे किसी भी तरह के स्ट्रक्चर के लिए उसको यूटिलाइज करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ प्रीकास्ट कंक्रीट। दिस टर्म refers to numerous types of the concrete shape that are cast into mold either in a factory or at the site। They are not used in construction until they completely set and harden in controlled condition। Some of the example are जैसे कि आपने पोल देखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पोल देखे होंगे, कंक्रीट लिंटल देखे होंगे, सम टाइप्स ऑफ स्टेयर्स या सम टाइप्स ऑफ कंक्रीट पाइप्स। These are the some types of the precast concrete work। Prestressed concrete। अब इसका precast का ही एडवांस वर्जन है that is the prestressed concrete। It is a special type of concrete in which the reinforcement bars are tensioned being embedded in the concrete। Such a tension wire are held firm at each end while the concrete is placed। The result is that when the concrete set and harden, he hold concrete member so that the cast in the put in the compression। तो इस कंडीशन में जो कंक्रीट का कॉम्प्रेशन प्रॉपर्टी के साथ साथ टेंशन प्रॉपर्टी को भी इनहांस करना है तो हम लोग क्या करेंगे स्टील बार को टाइट करके या टाई करके कंक्रीट को सेट करने के बाद उसको रिलीज कर देंगे, जिसके वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होंगी कंक्रीट की वो इंक्रीज होंगी। और उस कंडीशन में इस तरह के स्ट्रक्चर हम लोग जहाँ पे भी टेंशन और कॉम्प्रेशन जोन एडिशनली ऐड होता है उस कंडीशन में ये हम लोग यूज करेंगे। सम ऑफ द एडवांटेज आर द फॉलोइंग। द पोटेंशियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट गेट कंसिडरेबली इंक्रीज, जहाँ पे आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है। द रिस्क ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टेंशन क्रैक इन द लोअर सेक्शन ऑफ द बीम इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, यानी टेंशन की वजह से जो क्रैक्स डेवलप होती है स्ट्रक्चर में उसको रिड्यूस करने के लिए। द रेजिस्टेंस ऑफ शियर इज जनरली रिड्यूस, दिस एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ स्टीरअप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब क्या होता है रॉड्स के साथ साथ में रिंग्स प्रोवाइड की जाती है और अगर शियर अगर ज़्यादा लोडिंग की वजह से क्रैक्स आती है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा रिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर क्रैक्स अवॉइड करना है तो हम लोग टेंशन देते हैं किसी भी रेनफोर्समेंट में, और रेनफोर्समेंट को टेंशन देने के साथ साथ में जो क्रैक्स आती है वो रिड्यूस होती है और उसकी वजह से नंबर ऑफ रिंग्स हमारी क्या होती है रिड्यूस हो सकती है। दैट इज कॉल्ड शियर कंडीशन। लाइटर मेंबर कैन बी यूज देन द अनटेंशनड रेनफोर्स कंक्रीट। अगर स्ट्रक्चर का वेट भी हमें कम करना है तो उस कंडीशन में प्रीस्ट्रेस कंक्रीट हम लोग यूज करेंगे। और कहाँ किस कंडीशन में यूज करेंगे जैसे कि ब्रिजेस
जहाँ पे आपका रूफ का स्पैन 12 मीटर या 20 मीटर से ऊपर है या ज़्यादा है उस कंडीशन में, और जहाँ पे डेड लोड ज़्यादा रहेगा किसी भी स्ट्रक्चर का, उस कंडीशन में ही हम लोग प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। एंड लास्ट वन इज द रैपिड हार्डनिंग कंक्रीट। रैपिड हार्डनिंग कंक्रीट मीन्स क्या है? This type of concrete is mostly used in underwater construction and in repairing roads. Because of its hardening time is very less, it can be hardened in just a few hours. यानी जल्दी से जल्दी आपका कंक्रीट हार्ड होने की होता है। और कहाँ पे यूज़ करेंगे? जहाँ पे जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर को हार्ड होना चाहिए, उस कंडीशन में ही हम लोग रैपिड हार्डनिंग कंक्रीट यूज़ करेंगे। दे आर ऑल्सो यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेयर द वर्क शुड बी डन फास्ट। जहाँ पे काम जल्दी जल्दी खत्म करना है, उस कंडीशन में भी हम लोग रैपिड हार्डनिंग कंक्रीट यूज करेंगे। एंड लास्ट वन इज द रेडी मिक्स कंक्रीट। इट इज अ प्लान रहता है। प्लान में क्या होता है? एक स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में हम लोग मटेरियल को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और एक ट्रक में जिसमें रोटेटिंग व्हील ड्रम्स रहता है उसमें पुट करके हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं उस कंक्रीट को। लेकिन जितना भी ड्यूरेशन लग रहा है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उतने सारे समय में क्या रहेंगे, आपका मिक्सर क्या रहेगा, रोटेट होते रहेगा। और जहाँ जगह भी जाना है, जिस जगह भी जाना है, उस जगह में जाके वो जो कंक्रीट मिक्स हो रहा है वो क्या करेंगे, पोर कर देगा। दैट इज और द रेडी मिक्स कंक्रीट। This concrete type prepared in concrete plant and transported by help of truck mounted transit mixture, and the rotating drum रहेंगे, that is called as a transit mixture. Once they are reached at the site, then there is no further treatment necessary, and the plant location will be adjustable location so that the concrete can be supplied before setting time can be started. तो इस कंडीशन में, इस तरह की कंक्रीट में हमारा सेटिंग टाइम का कंसेप्ट क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। वो खत्म होने से पहले हमारा कंक्रीट किसी भी जगह पे पहुंचना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। किसी को डाउट है यहाँ पे? एनीवन हैविंग No, डाउट? sir. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे।